हेलो नीटा। जैसा कि मेरा जो पिछला बायो का वीडियो था तो उसमें देखिए कि आप लोग का ठीक ठाक रिस्पॉन्स था। कुछ जो थे वो टेलीग्राम भी ज्वाइन किए हैं, वहाँ पर क्वेश्चन भी बनाए हैं। तो जो उसका क्वेश्चन है हम उसका आंसर इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस कर देंगे। कुछ बच्चे थे जो कि वहाँ पर अपने थॉट को भी शेयर किए, कुछ मैसेज किए, कुछ क्वेश्चन भेजे। उसमें से एक शायरी एक बच्चा का था। जब हम उस शायरी को यूट्यूब पर सर्च किए तो वहाँ पर देखिए पंकज सर हैं, आप लोगों को पहचानते होंगे। उनका शायरी बोलने का जो स्टाइल है वो बहुत अच्छा है। देखिए इसमें दिक्कत ये है कि जो हम बायो का आपको वीडियो दिए हैं उस पर पहले ही एक कॉपीराइट क्लेम आ चुका है। अब फिर हो सकता है ये दूसरा अगर हम उस बच्चे का वो शायरी आप लोग को बोल दें तो हो सकता है फिर से एक दूसरा कॉपीराइट क्लेम आ जाए। लेकिन चलिए ठीक है, आप लोग के लिए हम वो शायरी बोल देते हैं। हाँ, और आप लोग संभाल लीजिएगा, ये जो चैनल है वो नीट कमांडर, वो जितना मेरा है उतना ही आपका भी है, क्योंकि ये एकदम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए उनका क्या है सर, ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ, ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ, तो खाक मजा है जीने में। ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ, तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, तो अब इसके आगे चलते हैं। अब देखिए कहीं हो सकता है कॉपीराइट आ जाए। तो हम लोग बायो पढ़ रहे थे और बायो में आपको अगर याद होगा तो हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक इस दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़े थे। अब उसके आगे अगर आप एनसीईआरटी देखिएगा तो एनसीईआरटी में इसके आगे थोड़ा सा बताया है प्रोकैरियोटिक के बारे में। फिर प्रोकैरियोटिक में जो दो अलग अलग तरह का प्रोकैरियोट्स होता है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, वो बताया है। बैक्टीरिया का टाइप बताया है। फिर इंक्लूजन बॉडीज बताया है। अब आज सबसे पहले जो हम लोग का आज का क्लास होगा वो टारगेटेड होगा प्रोकैरियोट्स पर। देखिए प्रोकैरियोट्स जो होता है वो होता है प्रिमिटिव टाइप का सेल, मतलब कि एक सेल जिसमें कि न्यूक्लियस एब्सेंट था। ये कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब ये प्रोकैरियोट बहुत सा टाइप का होता है, जैसे माइकोप्लाज्मा हो गया, ब्लू ग्रीन अलगी हो गया, डिफरेंट टाइप का बैक्टीरिया जो होता है। तो ये सब कुछ प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स में जो जनरली जिसको कि आप बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा फेमस है प्रोकैरियोट बोलते के साथ ही आपके दिमाग में जो आता है वो है बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया जो है वो 3 टाइप का तो आपके दिमाग में होगा, और एक और 4th टाइप जो कि आप लोग हमेशा भूलते रहते हैं। मतलब बैक्टीरिया 4 टाइप का होता है। तो उन चारों टाइप को देखिए किस तरह से बांटा गया है। एक बैक्टीरिया है जो कि इस टाइप का है, ठीक है, मतलब इसको आप क्या कर सकते हैं कि यह है रॉड के जैसा, तो इसको बोलेंगे बेसिली। हम आपको हमेशा बोले हैं कि आपको जो भी याद रखना है वो उसके अल्फ़ाबेट के हिसाब से याद रखना है। जब आपका एग्जाम होगा तो वहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव को उसके अल्फ़ाबेट से छांट के निकालना है। देखिए अब ये रॉड शेप जो था वो था बेसिली। दूसरा जो शेप है वो है स्फीयर के जैसा, ठीक, वो है कोकी। फिर एक होता है जो कि स्पाइरल होता है, ठीक है। तो जो स्पाइरल है वो एस्पाइरिलम या एस्पाइरुली, ये आप यहाँ पर वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये स्पाइरल जो है एस्पाइरुलम, यूएम वर्ड जो है वो प्लूरल होगा। इसे यहाँ पर हम कोकी लिख दिए फोकस के बदले, तो कोकी का मतलब ये इसी का प्लूरल हो गया, ठीक है। और एक जो कोमा शेप होगा, इसको आप और अच्छा से अगर बनाइए तो ये इस टाइप का हो सकता है, ठीक। तो ये हो जाएगा बेसिलस, कोकी, एस्पाइरुला और हिप्पी। यहाँ आप लिख सकते हैं हिप्पी, ठीक है। तो इस तरह से बैक्टीरिया के भी साथ बैक्टीरिया या बैक्टीरियम, ये दोनों वर्ड यूज होता है। तो यूएम वर्ड आपको याद रखना है सिंगुलर, और बैक्टीरिया, ठीक है, वो हो गया प्लूरल। उसी तरह से कोकी, ये हो गया प्लूरल। अगर हम यहाँ पर फोकस लिखते तो वो हो जाता सिंगुलर,
ठीक, तो ये हो गया बैक्टीरिया का 4 टाइप, जिसमें कि आपको इसको नहीं भूलना है, विब्रियो, जो कि कोमा से होता है। ठीक, ऐसा नहीं कि बस 3 याद रखेंगे बेसिकली, जैसे कि अस्पाइरिलम स्पाइरल के लिए, तो और ये भी याद रखना है कोमा से विब्रियो। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया बैक्टीरिया का टाइप। अब जब आगे हम लोग प्रोकैरियोट के सेल को देखते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स का बहुत सा जो सेल होता है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं सेल वॉल, और यहाँ पर ये जो था वो इसका सिंपल सेल का मेम्ब्रेन था, इसको कि आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। देखिए, अब यहाँ पर आपके बुक में दिया हुआ है, और उससे देखे हैं 2022 के नीट में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कौन ये जो माइकोप्लाज्म जो है वो माइकोप्लाज्म में सेल वॉल होता है या नहीं होता है। तो आप लोग को हम कल बताए थे कि माइकोप्लाज्म का साइज कितना है, कितना माइक्रोमीटर का वो होता है, 0.3 माइक्रोमीटर, और वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। और उसका जो दूसरा खासियत है वो ये है कि वो प्रोकैरियोटिक है और उसमें सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके आगे चलते हैं। देखिए, अगर आप प्रोकैरियोट्स को इमेजिंग करिए तो इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पास में कोई एक सिंपल सा कैरी बैग है, इससे कि आप जैसे बाजार में सब्जी लाने जाते हैं या अपने आसपास कोई सामान लाने जाते हैं, तो उस तरह से कैरी बैग है। ठीक, अब इस कैरी बैग में आपको सब्जी रखना है, दाल चावल ये सब रखना है। आप वो सबको सिंपली बिना किसी पॉलीथीन के इसमें डाल दिए। ठीक है, सेम चीज प्रोकैरियोटिक के साथ है, इसके पास बहुत सा चीज डायरेक्ट इसमें रख दिया गया। ठीक है, अब वो सब चीज के पास ऊपर से और कोई दूसरा कवरिंग नहीं था, मतलब कि आप ऐसा नहीं किए कि आपके पास कोई वेजिटेबल है, आप उसको एक अलग पहले कैरी बैग में रखें और उसके बाद फिर आप उसको इस बैग में रखें। फिर आपके पास कहीं पर से आप आटा लाए और उस आटा को एक अलग कैरी बैग में रखें और उसको आप फिर इसमें रखें। मतलब अलग अलग आप कंपार्टमेंट इसमें नहीं बनाते हैं, कंपार्टमेंट एब्सेंट होता है। और आप दूसरे वर्ड में ये बोल सकते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रोकैरियोट्स में 100% एब्सेंट होता है। अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आए कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट में है, आंख मूंद के आपको बोलना है नहीं। अगर कोई कहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है किसी बैक्टीरिया के पास में, तो आपको सिंपल ये सोच लेना है कि वो बैक्टीरिया इस धरती पर अभी तक नहीं देखा गया है, अगर हो भी सकता है तो ठीक है, या जो आपको बताए हैं वो किसी दूसरे ग्रह से देख के आपको बताए होंगे। ठीक है, तो आपका एनसीईआरटी आपको यही बताता है कि प्रोकैरियोट में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता है। ठीक है, अब उसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही काम का चीज है इसके लिए, प्रोकैरियोट के लिए। क्यों काम का, मतलब यूकैरियोट के लिए भी काम का चीज है, लेकिन प्रोकैरियोट का बहुत सा काम उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। किस तरह से करता है, तो आपको पता होगा, अगर आप नीट के पीछे के क्वेश्चन को देखते होंगे या कुछ जो यहाँ पर रिपीटर्स होंगे जो कि नीट पहले दे चुके हैं, तो एक जो बहुत ही ज़्यादा चला हुआ वर्ड है, और एनसीईआरटी में जस्ट जो हम पढ़ा रहे हैं उस पॉइंट में अगर आपके सामने होगा एनसीईआरटी, तो वहाँ एक वर्ड आता है मेसोसोम। और मेसोसोम जो है वो कुछ नहीं बल्कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही एक्सटेंशन के थ्रू बनता है। ठीक है, और वो मेसोसोम रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, मतलब क्योंकि इनके पास में माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं जो कि ब्रेक डाउन करेगा, या मतलब इसमें एटीपी फॉर्मेशन में जो हेल्प करता है माइटोकॉन्ड्रिया, वो एटीपी तो ये फॉर्म वहाँ पर कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि इनके पास में तो माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेस्पिरेशन होगा वो मेसोसोम के थ्रू होगा। ठीक, अब इसी तरह से यहाँ पर इनके पास में एक और खास चीज होता है मूवमेंट के लिए, उसको आप बोलते हैं सीलिया या फ्लैजिला। अब फ्लैजिला कहीं कहीं अगर फ्लैजिलम वर्ड यूज किया है आपका एनसीईआरटी, तो वहाँ पर भी आपको चकित नहीं होना है कि फ्लैजिला से फ्लैजिलम कहाँ पर से आ गया। तो वो जो फ्लैजिला और फ्लैजिलम है वो यही सिंगुलर और प्लूरल
बस इतना का ही डिफरेंस है। अगर फ्लैजिला है मतलब उसके पास बहुत सा प्रोटीन, फ्लैजिला जैसा ये एक्सटेंशन है, ठीक है। और अगर फ्लैजिलम है मतलब बस एक से यहाँ अगर 2-3 हम निकाल दें तो ये हो गया फ्लैजिलम। अगर हम इन सबको मिटा दें, बस एक सिंपल सा ये है तो वो हो गया फ्लैजिलम, ठीक है। अब इस तरह से प्रोकैरियोट्स का जो स्टार्टिंग है आपके एनसीईआरटी का वो इसी तरह से, और इतना ही है। अब ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव आज हम इस वीडियो में इसलिए कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और उससे अच्छा क्वेश्चन बनने वाला पॉइंट है कि कौन ग्राम पॉजिटिव होगा, कौन ग्राम में कलर शो करेगा, कौन स्टेन रिटेन नहीं करेगा, किसका सेल वाल क्या का बना हुआ होता है, किसके सेल वाल में 2 लेयर होते हैं, किसके सेल वाल में 3 लेयर होते हैं, किसके कोई भी जो सेल वाल है वो किस तरह का प्रोकैरियोटिक का बना होता है। ये चीज़ एक अलग वीडियो में ज़्यादा अच्छा तरह से डिस्कस करेंगे। तो उसके बदले हम लोग अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको डिस्कस आज करते हैं, वो है राइबोसोम। देखिए राइबोसोम अगर आपको पता होगा तो उसका जो मेन फंक्शन होता है राइबोसोम का वो होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। राइबोसोम से भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है या बिना मेम्ब्रेन का। देखिए राइबोसोम अगर आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो करते होंगे, जो कि आपको करना चाहिए अगर आपको नीट क्लियर करना है, क्योंकि एनसीईआरटी के अलावा आपको और कोई बुक नहीं देखना है, जैसा कि हम आपको बोले हैं 100% एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, यही आपका एम होना चाहिए, ठीक है। तो राइबोसोम में सब यूनिट होता है, इसे राइबोसोम इस टाइप का होता है, ठीक है। एक सब यूनिट ये, एक सब यूनिट ये, ठीक। अब ये दोनों जो सब यूनिट है इन दोनों का अलग अलग वैल्यू होता है, ठीक। और वो प्रोकैरियोटिक के लिए अलग, यूकैरियोटिक के लिए अलग, ये सब यूनिट अलग देखिए होता है, यहाँ होता है, और प्रोकैरियोटिक के लिए अलग होता है, 70 राइबोसोम होगा। अब यहाँ पर ये जो हम एस वर्ड यूज कर रहे हैं, ये एस वर्ड स्ट्रेट वर्ड कांस्टेंट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये जो 70 है वो कितना कितना से आता है, एक होता है 30 और एक होता है 50, ठीक। तो ये 30s और ये 50s। अब 30-50 जोड़ के अगर आप देखिएगा 80, तो यहाँ पर ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है। 30 और 50 का जो ये कॉम्बिनेशन होता है वो बनाता है 70s। और अगर आप यूकैरियोट्स में देखिए तो वहाँ पर बनता है यूकैरियोट्स में 80s, ठीक है। और ये 80s 60 और 40 का सब यूनिट के थ्रू बनता है। तो अब इसके बाद यही राइबोसोम का जो पॉइंट है उसमें पॉलीराइबोसोम के बारे में दिया है कि मतलब mRNA, जिसके बारे में कि हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि क्या होता है mRNA, tRNA, RNA क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसको क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो है उसका एक चेन होता है जो कि इससे जुड़ा हुआ होता है राइबोसोम से, तो वो है आपको दिया हुआ। बस इसका एक स्टेटमेंट पढ़ना है कि पॉलीराइबोसोम क्या होता है, ठीक है। तो इससे ये क्वेश्चन आ सकता है कि mRNA जो कि कनेक्टेड रहता है राइबोसोम से, उसी के चेन को बोलते हैं पॉलीराइबोसोम, ठीक है। अब तो यहाँ तक आपके बुक में दिया हुआ है, आपको यहाँ तक को आज कवर करना है। उसके आगे इंक्लूजन बॉडी और अलग अलग तरह का जो ऑर्गेनेल है, मतलब इसके बाद फिर यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ना है। और उससे जस्ट पहले जो हम बताए हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, ये दोनों क्या होता है इसके बारे में एक बेसिक डिफरेंस वो आपको पढ़ना है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं पढ़ना है कि कौन सा स्टेन यूज होगा, कौन सा वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगा उनके बीच में, ये सब कुछ आपको नहीं है उतना जानना। बस आपको एनसीईआरटी के बारे में जानना है, कौन स्टेन रिटेन करेगा, कौन नहीं करेगा, किस बेसिस पर ये ग्राम पॉजिटिव बन जाता है, किस बेसिस पर ये ग्राम निगेटिव कहलाता है, ठीक है। तो बस ये आपको पढ़ना है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा से पढ़ना है, तो इसलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मतलब
कि ऐसा सेल जिसके पास में कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। ऑर्गेनेल आपको पता है कि सेल के अंदर अलग अलग वर्क करने के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट होता है यूकैरियोट में। जैसे कि आपको हम यहाँ पर बताए थे कि अगर ऐसा हो कि एक कैरी बैग में पहले तो हम बिना पॉलीथीन का रखें सब कुछ, और अगर हम ऐसा करना शुरू करते हैं कि वही सब कुछ को अलग अलग पॉलीथीन में डाल के तब यहाँ पर रखें, तो वो एक कंपार्टमेंट बनाएगा। मतलब सब्जी जो है वो दाल से अलग होगा, दाल जो है वो आटा से अलग होगा एक कंपार्टमेंट के थ्रू। तो उस तरह का जो सेल होता है वो होता है यूकैरियोट। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि यूकैरियोट का कौन सा ऑर्गेनेल क्या वर्क करता है और कहाँ पर वो अपना वर्क करेगा, किस तरह से जुड़ेगा। जैसे कि आपके एनसीईआरटी का एक मेन एकदम जिसको कि आप कह सकते हैं पूछा जाने वाला लाइन है कि मेन एरिना जो भी सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होगा उसका मेन एरिना किसको बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को खोजिएगा, खोज के हो सके तो आप या तो टेलीग्राम या फिर सेम यूट्यूब जहाँ से आप पढ़ते हैं वहाँ पर कमेंट करके बताइएगा मेन एरिना ऑफ द सेल फॉर डिफरेंट केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब इसके बाद जैसा कि हम आपको बताए थे कि जो पिछले वीडियो का जो DPQ था, अगर आप लोग सब नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ की आपको DPQ यानी डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा टेलीग्राम पर। उसका लिंक इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। तो आज पिछले जो दिन का DPQ है उसका क्वेश्चन का आंसर और वो क्वेश्चन भी हम यहाँ आपसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो था द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग इज। तो आप लोग को सबको पता है, इसमें ऑप्शन है एंड, सेल, मॉलिक्यूल्स, टिश्यू। इसमें कुछ नहीं बताना है, इसका जस्ट आंसर होगा सेल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ, यानी कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो क्या बना होता है, सिंगल सेल का बना होता है, विदाउट सेल, मैनी सेल, सिंगल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका भी आंसर आप लोग को पता है कि मल्टी सेलुलर यानी कि वो मैनी सेल का बना होगा। मल्टी सेलुलर में उस दिन आपको बताया था कि एक सेल नहीं होगा, एक सेल। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए है कमेंट फर्स्ट। ये जो है वो कमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब आपका टाइम खाने वाला। ठीक है, तो पहला दोनों इजी था, अब उससे थोड़ा सा आगे जिसमें कि आपको टाइम लगेगा वो क्वेश्चन है। कमेंट फर्स्ट है लेस देन सेल स्ट्रक्चर इज लिविंग, मतलब कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कि सेल नहीं है, मान लीजिए कि सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो या माइटोकॉन्ड्रिया हो, वो बस वही है। ठीक है, और वो भी लिविंग हो सकता है। और दूसरा है ऑल सेल कंटेन सेल वाल, जितना भी सेल है वो सब के पास सेल वाल होता है। आप लोग को आज ही बताया है कि माइकोप्लाज्मा के पास में सेल वाल नहीं होता है। इसका मतलब हो गया कि पहला और दूसरा दोनों कमेंट गलत है। तो यहाँ जो थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट सेकेंड बोथ आर इनकरेक्ट, ये हो जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है कमेंट वाला ही, कमेंट फर्स्ट AB लिवेनहोफ सॉ लिविंग सेल। ठीक है, यही देखे थे। सेकेंड जो कमेंट है वो है रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड नॉन लिविंग सेल। देखिए, नॉन लिविंग सेल कौन देखे थे फर्स्ट बार, वो देखे थे रॉबर्ट हुक। यहाँ लिखा रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड नॉन लिविंग सेल। रॉबर्ट ब्राउन आपको पता है न्यूक्लियस डिस्कवर किए थे। तो यहाँ फर्स्ट कमेंट जो है वो सही होता है, सेकेंड कमेंट गलत होता है। इसका आंसर है यहाँ दिया हुआ फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकेंड इज इनकरेक्ट। हाँ, यही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। फिर जो है वो है मैथाइस स्क्लेटन इज ए जर्मन। आप लोग को याद होगा अगर, तो हम वो बताए थे G और B। अगर ये अल्फ़ाबेट आपको याद होगा, और वहाँ पर जो था ब्रिटिश जूलॉजिस्ट BZ और GP, ये आपको अगर याद होगा, तो जर्मन जो थे वो थे बॉटनिस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैथाइस स्क्लेटन इज ए जर्मन बॉटनिस्ट। 6 नंबर है हु प्रपोज द हाइपोथेसिस ऑफ दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ठीक है, तो इसका जस्ट ये भी जो लाइन है वो आपके NCERT का लाइन है, आप लोग को लग रहा होगा। इसका ऑप्शन जो है वो है स्वान, रॉबर्ट हुक, स्क्लेटन, नन ऑफ वन। ठीक है, तो अब देखिए इसका क्या आंसर होगा वो हम नहीं बताएंगे, आप लोग को बस इतना हिंट कर देते हैं कि इसका आंसर होगा
इन दोनों में से। अब आप लोग कहिएगा कि यहाँ पर ऑप्शन में रॉबर्ट हुक, तो आप लोग भी नहीं लगाइएगा, तो स्वान और स्केलेटन इन दोनों में से ही होगा। तो इसमें से हम बस एक हल्का सा हिंट करते हैं, इसका आंसर वो होगा जो कि एनिमल पर अपना रिसर्च करते हैं। अब आपको पता करना है, हम आपको कल बताए थे कि एनिमल पर कौन रिसर्च करता है। अब स्वान और स्केलेटन में कौन थे जो कि एनिमल पर रिसर्च करते थे, लेकिन जोड़ के बोल दिए कि एनिमल प्लांट दोनों है प्रोडक्ट। अगर आपको समझ में आ जाए तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब देखिए 7th नंबर, हु गिव्स द सेल थ्योरी ए फाइनल सेल। एकदम इजी क्वेश्चन है, रुडोल्फ वर्चियो, ठीक है। ऑल सेल्स एराइज फ्रॉम, जितना भी सेल है वो कैसे राइज होता है, ये रुडोल्फ वर्चियो बताए थे, जो कि लास्टली सेल थ्योरी को सही फाइनल सेल दिए थे। तो कहाँ से सेल बनता है, इसका आंसर हो जाएगा प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। 9th नंबर, द स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा सेल आँख मूंद के इसका आंसर आपको लिखना है माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर। इसमें कहीं कुछ ऑप्शन देखना ही नहीं है। ये सब जो क्वेश्चन होगा अगर आपके नीट के एग्जाम में, उस सब क्वेश्चन में आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए बस आंसर मार्क करके आगे बढ़ते चलना है उस क्वेश्चन की तरफ जो कि आपका टाइम आएगा, और वो टाइम आपको इन्हीं लोग से छीनना है। 10th नंबर है राइबोसोम 60। राइबोसोम ऑप्शन है नॉन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड, फ्री लिविंग, स्मॉल सेल। देखिए राइबोसोम जो है वो आज ही बताए हैं कि प्रोकैरियोटिक के पास में होता है, और इसके पास में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होगा। मतलब कि सिंपल है कि राइबोसोम जो है वो नॉन ऑर्गेनेल है जो कि प्रोकैरियोट में होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन मेम्ब्रेन। 11th नंबर, कमेंट फर्स्ट जो है वो है आरबीसीज अमीबॉइड। कमेंट 2 जो है वो है ए ट्रैकिड इज इलोंगेटेड। अब इन दोनों का आंसर आपके एनसीईआरटी के डायग्राम में है, जैसा कि हम आपको कल बताए थे कि आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन देखना है। तो ट्रैकिड जो है वो इलोंगेटेड है या नहीं है, आप ये देखिए। अमीबॉइड आरबीसी होता है या डब्ल्यूबीसी होता है। आरबीसी जो है वो अमीबॉइड होता है या बाइकॉन्केव टाइप का होता है। आपको वो फिगर को देख के हमको इस क्वेश्चन का कमेंट करना है। इसका आंसर है फर्स्ट इज करेक्ट, मतलब आरबीसी अमीबॉइड है। सेकेंड इज करेक्ट, मतलब ट्रैकिड जो है वो इलोंगेटेड है, या दोनों सही है कि ट्रैकिड इलोंगेटेड भी है, आरबीसी अमीबॉइड भी है, या दोनों में से कोई नहीं सही है। आप इसको खोजिए और खोज के हमको बताइए, ठीक है। हम आपको भी हिंट कर चुके हैं कि आरबीसी अमीबॉइड है या बाइकॉन्केव है, और डब्ल्यूबीसी कैसा होता है, अमीबॉइड होता है या बाइकॉन्केव होता है। तो आप एनसीईआरटी का जल्दी से वो पेज खोलिए और खोल के पढ़ के कमेंट कीजिए। 12 नंबर है प्रोकैरियोटिक सेल्स कंटेन। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हो सकता है, वैक्यूल्स नहीं हो सकता है, इन तीनों के पास मेम्ब्रेन है। तो आंसर हो जाएगा 4 राइबोसोम्स, ठीक है, अभी बताएं। 13 नंबर, सेंट्रोसोम हेल्प्स। सेंट्रोसोम जो है वो क्या में हेल्प करता है, सेल डिवीजन, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन, नथिंग। ये भी एनसीईआरटी का लाइन है, अगर आपको याद होगा तो सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। अब 14 नंबर है कमेंट फर्स्ट, प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन डीएनए। प्रोकैरियोटिक के पास डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए होता है। ओनली कमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, बस एक ही करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट। ओनली कमेंट सेकेंड इज करेक्ट, बोथ आर रॉन्ग। देखिए प्रोकैरियोटिक के भी पास में डीएनए तो होगा ही, या तो कुछ के पास में आरएनए होगा या डीएनए होगा, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कंटेन डीएनए हो सकता है, ठीक। यहाँ ओनली वर्ड तो नहीं लगाया है तो डीएनए होगा, ठीक है, मतलब कि बोथ आर करेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया के भी पास में होता है डीएनए। 15 नंबर, ओनियन सेल कंटेन सेल वॉल। सही है, ओनियन सेल जो है वो क्या है, प्लांट सेल का सेल है, तो उसमें सेल वॉल होगा, ठीक है। तो आज का जो ये वीडियो है, आज के वीडियो के बाद इस वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आज के आपके डीपीक्यू के लिए होगा वो अपलोड कर दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम के टीम के थ्रू, हमारे टेलीग्राम के चैनल पर। मतलब आपको @NEET कमांडर ये टेलीग्राम हैंडल है। आप यहाँ क्वेश्चन अपना क्लियर कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपना थॉट भेज सकते हैं, या जिसे आज बताए स्टूडेंट के थ्रू एक शायरी भेजा गया, लास्टली जब हम चेक किए वो पंकज सर का शायरी था, लेकिन हम बोल दिए हैं, तो वो भी आप भेज सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं, कभी कभी, ठीक है। तो इस तरह से
आपको जो DPQ मिलेगा वो मिलेगा टेलीग्राम के चैनल पर, जिसका कि लिंक यहाँ दिया हुआ है। चैनल का नाम जो हो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, ठीक है, वहाँ उसका लिंक दिया हुआ है। तो अब मिलते हैं फिर से नेक्स्ट आगे के वीडियो में, तब तक आप लगे रहिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए और चैनल को आप प्रमोट कीजिएगा सब्सक्राइब करके। तो हम भी आपके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपके साथ, अब तो प्रॉमिस कर ही चुके हैं कि रहेंगे आपके मीट तक, तो आपको इतना ज़्यादा अच्छा से अच्छा कंटेंट और क्वेश्चन हो सके हम आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है।